हम लोग ध्यान देते हैं क्लास 8 कक्षा 8 में हिंदी व्याकरण में 3rd चैप्टर लेसन 3 इसका नेम है आपका वर्ण विचार। ऑर्थोग्राफी यहाँ पे दिया गया। पेज नंबर 11 आप लोग बुक ओपन कर लीजिए और ध्यान से देखिए। डिफिनीशन आपकी दी गई है। वर्ण वह छोटी मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे अ, क, ग, च, ट आदि। वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। तो वर्ण क्या है? भाषा की वह छोटी छोटी ध्वनि जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। अब हम वर्ण पर विचार करेंगे आगे। नेक्स्ट आपका है, ध्यान दीजिए, वर्ण विचार अल्फाबेट। हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले आप ध्यान देंगे, हिंदी वर्णमाला में पहले स्वर वर्ण वर्णों तथा बाद में व्यंजन वर्ण की व्यवस्था है। पहले क्या है? स्वर वर्ण की व्यवस्था है, उसके बाद व्यंजन वर्ण की व्यवस्था है। वर्णों के प्रकार देखिए, काइंड्स ऑफ लेटर्स। हिंदी वर्णमाला में कुछ 49 वर्ण हैं, इनमें 11 स्वर 33 व्यंजन, और जो है कुछ और है इसमें, हम आपको भी बताएंगे। 2 अयोगवा 3 संयुक्ताक्षर। तो मुख्य रूप में वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। आप इस पर ध्यान दीजिए। पहले स्वर वॉवेल्स, व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। स्वर को पहले हम देखेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता होती है, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता होती वे स्वर वर्ण कहलाती। यहां देखिए मिस प्रिंट हो गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ग की सहायता की आवश्यकता होती वे स्वर वर्ण कहलाते। इन्हें अक्ष भी कहते हैं। इनकी संख्या 11 है। यहाँ पहला आपका दिया गया आ, देखिए कोई मात्रा नहीं है, आ की मात्रा और बाकी वर्णों की मात्राएं दी गई है। विशेष पर आप ध्यान दीजिएगा। पेज नंबर 11 पर आप है। ह्रस्व अ की मात्रा अलग से दिखाई नहीं देती, किंतु जब हम किसी व्यंजन वर्ण में लगती है तब व्यंजन वर्ण के नीचे लगे हलन का चिन्ह हट जाता है। और जैसे यहाँ गया है क, शुद्ध व्यंजन। कहने का तात्पर्य है अ जो है सभी स्वरों में व्यंजनों में मिला हुआ रहता है। जब उसको अलग किया जाता है तो उस वर्ण के और अक्षर के नीचे हलन की मात्राएं लग जाती है, हलन का चिन्ह लग जाता है, और जो है व्यंजन जो होता है वह आधा हो जाता है। तब हमें पता चल जाता है कि इसमें अ मिला हुआ है। जैसे आपके नीचे दिया गया है क प्लस अ, क इस क में अ की मात्रा लगी। स्वर वर्ण के भेद, काइंड्स ऑफ वॉवेल। स्वर को 3 भागों में विभक्त किया गया है। ह्रस्व स्वर, शॉर्ट वॉवेल्स, दीर्घ स्वर लॉन्ग वॉवेल्स, प्लू स्वर लॉन्गर वॉवेल्स। कहने का मतलब इससे बड़ा या और इससे बड़ा या। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? ह्रस्व स्वर, फिर उससे बड़ा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर से बड़ा प्लू स्वर। इसका दुगुना या और इसका तिगुना या। अब आइए हम लोग पेज नंबर 12 पर चलते हैं। पेज नंबर 12 पर आइए आप। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात थोड़ा समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। कहने का तात्पर्य ह्रस्व स्वर को बोलने में सबसे कम समय लगता है। अ, ई, उ और ये 4 ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर आपके लॉन्ग वॉवेल देखें, जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। कहने का मतलब ह्रस्व स्वर का दुगुना समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं।
आ ई उ ए आ ई उ ए ऐ ओ औ। ये 7 स्वर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। प्लुत स्वर, जब ह्रस्व स्वर अथवा दीर्घ स्वरों का लंबा उच्चारण किया जाता है तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है। प्लुत स्वर प्रकट करने के लिए स्वर के आगे हिंदी गिनती का 3 का चिन्ह लगा देते हैं, जैसे ओम। ठीक है। नेक्स्ट आपका है व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। जो व्यंजन स्वर ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ऐसे वर्ण जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहा जाता है और बिना स्वर के उच्चारित नहीं किए जा सकते। तो ऐसे स्वर जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को हल भी कहते हैं। व्यंजन को हल भी कहते हैं। हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजन को मिलाकर कुल 34 व्यंजन है। व्यंजन के भेद, काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन को 4 भाग में व्यक्त किया जा सकता है: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनके अंतर्गत क से लेकर के म तक 25 वर्ण आते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग में देखिए, च वर्ग में देखिए, ट वर्ग में, त वर्ग में और प वर्ग में। आगे आपका हल चिन्ह है जो कि वर्णों को, अक्षरों को आधा कर देता है। देखिए क्या होता है हल चिन्ह में। देखिए आप सभी व्यंजन वर्णों में अ स्वर रहता है। अ स्वर जो है मिला रहता है। क प्लस क देखिए यहाँ पे दिया गया ना अ। जब स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करना हो तो उसके नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है। हम लोग पेज नंबर 13 पर चलते हैं। पेज नंबर 13, अंतःस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच का होता है उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है, जैसे य, र, ल, व। उस व्यंजन आपका है वायु की रगड़ से पैदा होकर जिन वर्णों के उच्चारण में उष्मा आती है उन्हें उस व्यंजन कहते हैं, जैसे स, स, ह। कहने का तात्पर्य, जब हम बोलते हैं तुम्हारे मुंह में वायु की रगड़ घर्षण का काम करती है, कहीं न कहीं टच करती है और टच करने से जो वायु गर्म निकलती है उसे हम उस व्यंजन के रूप में जानते हैं। जो वायु निकलती है वो गर्म होकर निकलती है, इसलिए इस व्यंजन का नाम उष्म व्यंजन रखा गया है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त से शब्द से आप समझ सकते हैं मिला हुआ व्यंजन। जो वर्ण 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क प्लस स को मिलाकर के 6 से छतरी का निर्माण हुआ, त प्लस र को मिलाकर त्र से त्रिशूल का, ज प्लस य में जैसे ज्ञानी का, और स और र को मिलाकर के स्र का निर्माण हुआ। ऐसे व्यंजन जो है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसी में आगे और थोड़ा सा है, आपका ध्यान दीजिए इसको। पेज नंबर 13 पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। अयोगवा, इसका अर्थ है जो मेल न होने पर भी साथ रहे, अर्थात ये ध्वनियां न तो स्वर है और न ही व्यंजन, लेकिन स्वर और व्यंजन के साथ ही इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें अयोगवा कहा जाता है। एक 3 प्रकार की होती है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार देखिए, अंग जो बिंदु पर लगी रहती है, यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है, अतः इसे नासिक व्यंजन भी कहते हैं। प्राय इसे स्वर या व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, जैसे कंगन, मयंक, चंदन आदि, इसे सारा दिया गया है। ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान देने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है बुक में। देखिए अनुस्वार जिस स्वर व्यंजन के पूर्व आता है उसका उच्चारण उसी समय उसी व्यंजन के वर्ग में आने वाले नासिक व्यंजन के रूप से होता है। उदाहरण देखिए, अलंकार शब्द में अनुस्वार क से पहले आया है, अतः इसका उच्चारण होगा अलंकार।
कार। यहाँ ध्यान देंगे आप लोग तब समझ में आएगा। इसी प्रकार और है चंचल, यहाँ देख रहे हैं घंटा, देख रहे हैं दंत। इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। अनुनासिक देखिए, सेमी नजल, इन स्वरों के उच्चारण से ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलती है। अतः नासिकता को प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु, यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है, चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे चांद, गांव, आंख आदि। परंतु जब शिरोरेखा पर मात्रा लगी होती है तो चंद्र बिंदु की जगह मात्रा बिंदु लगा दिया जाता है, जैसे हैं, मैं, कहीं आदि। विसर्ग देखिए, कॉलन, वर्णों के आगे जो बिंदु, वर्णों के आगे जो दो बिंदु लगाए जाते हैं उन्हें विसर्ग के रूप में हम जानते हैं। जो अह की मात्रा देख रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसे हम विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह के समान होता है, जैसे प्रायः, दुख, मन, अतः, प्रातः। नेक्स्ट आपका है नव विकसित अतिरिक्त वर्ण क्या है, देखिए हिंदी में कुछ नए व्यंजन भी विकसित हो गए हैं, इन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, जैसे ड़, ढ़। ये हमारे क से ज्ञ तक की श्रेणी में आप नहीं देखेंगे, इसे आप या नए उसमें ऐड किए गए हैं, जोड़े गए हैं। ठीक है, आइए हम लोग पेज नंबर 14 पर चलते हैं। पेज नंबर 14, उच्चारण स्थान तालिका देखिए। वर्गों का उच्चारण करते समय जीवा मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है, इन स्थानों को उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान तालिका देखिए आपका दिया गया है यहाँ पे, जैसा कि आपको बताया गया है, आप ध्यान देंगे। उच्चारण स्थान दिया गया है, वर्ण का नाम दिया गया है, किस स्थान से टच करके बोलता है और कौन से स्थान से बोलता है, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जो नहीं समझ में आएगा, जैसे आप बोलेंगे क बोलेंगे, देखिए कंठ से आवाज निकल रही है। आप बोलेंगे प बोलेंगे, देखिए ओठ उछल रहा है। हाँ, आप जब अपने आप को शांतिमय करके आप ध्यान से बोलेंगे और अपने शरीर के मुख के भाग का आकलन करेंगे तो आपको बोलने के स्थान का पता चल जाएगा। ठीक है, हम बोलकर बार बार बताएंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप बोलकर हम बता रहे हैं, तब आप बोलकर अपने आप को शांत करके आप ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे आपका है श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। देखिए कैसे है, श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण देखिए, जिन व्यंजनों को उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा तथा पांचवा व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन अल्पप्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा जो है व्यंजन अल्पप्राण होते हैं, बाकी महाप्राण होते हैं। और जो अंतःस्थ व्यंजन है वो भी अल्पप्राण की श्रेणी में आते हैं। इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, जान सकते हैं। महाप्राण में क्या है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसके उच्चारण में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, कहने का मतलब और मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादा श्वास और वायु की आवश्यकता होती है, और श्वास वायु की अधिक मात्रा में और अधिक वेग से बाहर निकलती है। अंत में ह जैसी ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा व्यंजन और उसमें व्यंजन महाप्राण होते हैं। समस्त महाप्राण व्यंजन इस प्रकार हैं, आपको बताया गया जैसा कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, और अल्पप्राण में बताया गया पहला, तीसरा और पांचवा। उसमें अंतःस्थ व्यंजन पूरे अल्पप्राण होते हैं, इसमें जो है उस व्यंजन पूरे महाप्राण होते हैं। इस तरह से आप ध्यान दें। यहाँ पे आपका दिया गया है ख, घ दिया गया है जो कि तीसरा और चौथा, दूसरा और चौथा व्यंजन है। बाकी महाप्राण जो है महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत ये सब आते हैं।
और उसमें व्यंजन जो है सारे वो भी हमारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग पेज नंबर 15 पर चलते हैं। पेज नंबर 15। उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी ध्वनियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, अघोष ध्वनि और सघोष ध्वनि। जैसा कि अभी हम पिछली कक्षा में आपको बताएं, देखिए अघोष ध्वनि क्या है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष ध्वनि कहते हैं। कंपन कहने का मतलब हम बोलते हैं हमारे गले में जो है स्वर ध्वनि जो तंत्रिका है उसमें कंपन उत्पन्न नहीं होता, उसे अघोष ध्वनि कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला था दूसरा वर्ण और स वर्ण अघोष ध्वनियां है। समस्त अघोष ध्वनियां इस प्रकार है। यहाँ पे आप देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और आप बोल करके बार बार ध्यान देंगे, आपको अपने आप को शांत करके सोचेंगे और देखेंगे बोल करके, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे ढंग से। नेक्स्ट आपका है सघोष ध्वनि। जिन ध्वनियों के उच्चारण के में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष ध्वनि कहते हैं। सभी स्वर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा, तीसरा, चौथा तथा पांचवा अंतःस्थ वर्ण और ह वर्ण सघोष ध्वनि के अंतर्गत आते सघोष ध्वनियां हैं। समस्त सघोष ध्वनियां इस प्रकार हैं। यहाँ क वर्ग में आप देखेंगे तीसरा, चौथा और पांचवा, जैसा कि आपको इससे पहले अल्पप्राण महाप्राण में बताया गया। आप ध्यान देंगे, मैच करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपको हम इसके आगे अभ्यास प्रश्न और जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स जो भी आपका है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप इसे अच्छे ढंग से रिवाइज करिएगा। पेज नंबर 15 पर आप क्लास 8 हिंदी व्याकरण में आप ध्यान दीजिएगा इसको, आगे हम आपको फिर से बताएंगे।